This call is now being recorded. This call is now taking you. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ज्ञान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उपस्थित है। इसके अतिरिक्त अन्य लोग जो अभी ज्वाइन करेंगे उन सभी का स्वागत है, और इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं उन सभी का स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह उत्कर्ष स्तर मिला हुआ है और हमारी इस थेरेपी को ख्याति मिली हुई है, महत्वपूर्ण ख्याति मिली हुई है। खेमका सर का एक सपना था, एक मोटो था, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्च हुई है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं।
हम लोग चर्चा कर रहे हैं सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 3 में आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का चरक 1 है उसमें वात पित्त कफ जो 3 बल हैं, 3 शक्तियां हैं, उन पर चर्चा कर रहे थे। तो हम लोग उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने वात की चर्चा किया था। वात वो बल है जो आकाश और वायु को मिलाकर बनता है, यानी दोनों की शक्तियों का समन्वय है। और इसमें ध्यान देने की बात हमेशा ये है कि शक्ति कौन सी प्रबल है। इसमें वायु, आकाश और वायु में वायु प्रबल है। तो अधिकांश मामलों में जब भी हमको ये स्थिति आएगी कि हम वात दोष के वजह से कोई बीमारी उत्पन्न हुई है, तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि नॉर्मली सामान्य दशाओं में हम शक्तिशाली को अगर कमजोर कर दें तो हमारा काम बच जाएगा, यानी बीमारी ठीक हो सकती है। तो शक्तिशाली इसमें 2 नंबर है। 2 नंबर कौन है? वायु। तो ये वायु जो है, अगर वायु को हम सिडेट कर दें और आकाश को टोन कर देंगे तो इस वात की वजह से जो परेशानियां हो रही हैं उनके 2 भाग हो जाएंगे और दोनों भाग अलग अलग हो जाएंगे। एक टोन है, एक सिडेट है, यानी शक्ति घट जाएगी। ऐसे हम लोग ट्रीटमेंट को पैटर्न में आगे समझेंगे। दूसरा हम लोग इस तरह समझेंगे कि वात पित्त कफ 3 दोष है। तो वात के जो गुण है वो हम पित्त से भी शमन कर सकते हैं, मतलब शमन यानी खत्म कर सकते हैं, और उसी तरह हम कफ से भी शमन कर सकते हैं। तो यानी वात माने 1-2, तो अगर कभी 1-2 को सिडेट करना पड़े तो हम पित्त दोष यानी 3-4 को टोन कर सकते हैं, या हम लोग 4-5 को टोन कर सकते हैं, या 5-6 हम लोग महाकफ मानते हैं। अब महाकफ 5-6 तो हम लोग 1-2 के अगेंस्ट में 3-4 को टोन कर सकते हैं। 1-2 सिडेट करें तो 3-4 को टोन कर सकते हैं, या हम लोग 5-6 को टोन कर सकते हैं, या हम लोग 4-5 को टोन कर सकते हैं। तो ये इस रूप में हम लोग देखेंगे। तो अपने सिंगल वाले में 1-2 में 2 को सिडेट, 1 को टोन नॉर्मली करना है क्योंकि उसी का दोष है। दूसरा, अगर वात पित्त कफ तीनों में करना है तो वात को अगर हम कम कर रहे हैं तो हम या तो पित्त दोष को बढ़ाएंगे, पित्त को बढ़ाएंगे, और या फिर हम कफ को बढ़ाएंगे। ऐसे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। अब हम लोग आते हैं पित्त दोष। पित्त के स्थान क्या है? स्वेदो रसो रसिका रुधिर मामा शयश्च पित्त स्थानानि तजाप्यांत्रशयो विशेषण पित्त स्थानम। यानी कौन सा स्वेट में भी यह पित्त है, यानी स्वेट में भी जो हम देखें तो उसमें नमकीन या इस तरह का होगा तो वो हमारा समझ में आएगा कि पित्त है। रज, स्पर्म, जो स्पर्म क्या रज कहना चाहिए, स्पर्म तो बहुत वो है, इसको सीमेन के रूप में हम कह सकते हैं कि सीमेन में ये लसिका लिम्फ में मिलेगा। रक्त हमारा पित्त है, रक्त में 3-4 मिलेगा, और आमाशय में पित्त रहता है। तो आमाशय और पक्वाशय माने ड्यूडिनम, यहीं पर सारी चीजें आकर अधिक पाचन क्रिया होती है, इसलिए इसी पर स्टमक और ड्यूडिनम में रहता है। ये पित्त के विशेष स्थान है। और अब आमाशय किसको कहा गया है वो भी डिफाइंड है। वो क्या डिफाइंड है कि जो आपका नाभ्यस्तरांतरम जंतो रामाशय इति स्मृतः, नाभि और स्तनों के मध्य का भाग, यानी नाभि और स्तनों के मध्य के जो एरिया है उसको इन्होंने आमाशय कहा है। ये आमाशय की परिभाषा है। तो अब सस्नेह मुश्रम तीक्ष्णम चा द्रव्य मम्लम सरम कटु विपरीत गुणाई पित्तम द्रव्य राशु प्रशाम्यति। ये चरक संहिता में लिखा हुआ है। हमारे ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की जो किताब है उनकी टीका है, उसमें श्लोक संख्या 60 है और पेज नंबर 32 में प्रथम वॉल्यूम में लिखा हुआ है। एच माने प्रथम वॉल्यूम। तो पित्त का लक्षण क्या? थोड़ा स्नेह वाला, थोड़ा सा स्नेह, जैसे आपका
जैसे तेल वाला होता है, तैली, थोड़ा सा तैली, अधिक नहीं। उष्ण, इसका यही मुख्य है, वो है क्यों? क्योंकि यहाँ 3 4 में कौन प्रबल है? 3 प्रबल है, 4 प्रबल नहीं है, 3 प्रबल है। तो उष्ण है, तीक्ष्ण है, द्रव है, कहता है नेचुरली, अम्ल है, अम्लीय है, सर है, तेज मूवमेंट वाला है, कटु है। ये पित्त के गुण है। उक्त गुणों से विपरीत गुण वाले द्रव्यों से पित्त का शीघ्र शमन होगा। शमन करना होगा तो इनके विपरीत गुण होंगे। अब देखिए, भौतिक और रासायनिक और मानसिक 3 गुण है। मानसिक गुण हमारा सत्व गुण है, इसमें है, पित्त का सत्व गुण है। तो रुक्ष है, रुक्ष है, तीक्ष्ण है, रुक्ष वायु का भी है, रुक्ष है, तीक्ष्ण है मतलब तीव्र है, द्रव है, उष्ण है, लघु है, विशद है। तो ये पित्त के हैं। अब रासायनिक अम्ल है, कटु है, स्निग्ध है, मानसिक सत्व गुण है। तो अब विपरीत गुण क्या है? मधुर होगा, तिक्त होगा, सांद्र होगा, शीत होगा, कषाय होगा, मृद होगा। तो ये सब चीजें इसमें हमेशा ध्यान देने पाते हैं। अब पित्त के सामान्य कर्म क्या है? अब इसको हम लोग हिंदी में पढ़िए, क्योंकि अग्न्याशय में यानी पैंक्रियाज में, अग्न्याशय में अग्नि का आशय, पैंक्रियाज है, ठीक है। तो अग्न्याशय में स्थित अकुपित्त यानी बैलेंस फॉर्म में अगर पाचक पित्त ये पित्त है, तो पाचक पित्त क्या करेगा? ये पाचक पित्त की जो पित्त का एक ग्रुप है, जो उसके एक कई रूप है, तो उसमें एक रूप पाचक है। तो पाचक पित्त जो है पाचन करेगा, और कुपित पित्त माने बैलेंस फॉर्म में नहीं है तो क्या करेगा? पाचन का अभाव करेगा। नेत्रों में रहने वाला अकुपित आलोचक पित्त, अब नेत्रों में आलोचक पित्त रहता है, इन्होंने बताया। तो वो अगर बैलेंस फॉर्म में होगा तो दर्शन में सहायक करेगा, आपको चीजों को देखने में, समझने में, चीजों को देखने और समझने में सहायक होगा। और अगर कुपित पित्त होगा यानी बैलेंस फॉर्म में नहीं होगा तो अदर्शन कराएगा, आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा। शरीर में अकुपित पित्त में तापक्रम ठीक रहता है। अगर बैलेंस फॉर्म में है तो आपका टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा, और कुपित पित्त से अगर बैलेंस फॉर्म में नहीं है तो तापक्रम बढ़ेगा घटेगा, ये नॉर्मली होगा। तो इसी प्रकार एक उसका रूप है भ्राजक पित्त। भ्राजक पित्त माने मतलब वर्ण के संबंध में होता है स्किन में। तो पित्त के कुपित होने से अगर ये बैलेंस फॉर्म में नहीं है तो क्या क्या विवर्णता, अब कई तरह के रंग हो जाएंगे आपके स्किन में। और अकुपित है तो क्या होगा? स्निग्ध होगी, आपकी त्वचा स्निग्ध होगी। और क्या होगा? ये सब जो, और केवल इतने नहीं, शौर्य, भय, क्रोध, हर्ष, मोह, प्रसन्नता, ये द्वंद्वों के, यानी अगर अकुपित होगा यानी बैलेंस फॉर्म में होगा तो सब अच्छे अच्छे गुण होंगे, और अगर बैलेंस फॉर्म में नहीं होगा तो विपरीत गुण होंगे। अब इसको क्या है? प्राकृत पित्त, मतलब जो संतुलित है। प्राकृत पित्त माने संतुलित पित्त है, उसके क्या कार्य हैं उनको बताया गया है इसमें कैसे कि दर्शन देखना, पचाना, शरीर की गर्मी को ठीक रखना, समय पर भूख प्यास का लगना। कंपैरिजन वहां भी करते रहिएगा जहां पर मॉडर्न साइंस में है। मॉडर्न साइंस में जहां हम लोग भी पढ़ते हैं वहां भी समझ में है। समय पर भूख प्यास लगना हाइपोथैलेमस का काम है, तो वो यहाँ पर पाचन पित्त में आ रहा है। शरीर में मृदुता का होना, मृदु है, मृदु होना चाहिए। कांति, प्रसन्नता और धारणा शक्ति, कोई चीज आप धारण कर सकते हैं, यानी आपने कोई विचार आया उसको आपने मजबूती से पकड़ लिया, धारण किया। उसी तरह कोई आपने किसी बात सुनी उसको आपने पचा लिया, अपने उसमें अपने अपने शरीर में उसको ग्रहण कर लिया, धारण, पचाया और धारण कर लिया, जाने नहीं दिया। ये धारणा शक्ति बना रहे, ये सब अविकृत संभाव में स्थित पित्त के कार्य है। अब कितने 5 प्रकार के हैं, तो 5 प्रकार के वो भी थे और 5 प्रकार के वात भी था और 5 प्रकार के पित्त भी है। रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त, भ्राजक पित्त और पाचक पित्त, ये 5 तरह, रंजक, साधक, आलोचक, भ्राजक, पाचक। इस 5 बार आप 6 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि रंजक है, आलोचक है, साधक है, भ्राजक है और पाचक है।
पाचन में सहायता करता है, तो उसी तरह का अभी हमको अलग अलग करेंगे इसको। रंजक पित्त, रंजेति रक्ति करोत रसम इत रंजकम। रंजक पित्त कह रहा है कि जो रंजेति रंजित करता है, रंग देता है, और रक्ति करोते रक्त की तरह बना देता है, यानी लाल कर देता है, रक्त का रूप देता है। रसम रस को, वो उसको रंजकम कहा जाता है, रंजक पित्त कहते हैं। कैसे? जो पित्त भोजन के, हम पहले भोजन लेते हैं, तो भोजन लेकर के एक हमारे आयुर्वेद के हिसाब से भोजन से एक रस बनता है, वो भोजन रस है, तो भोजन रस है, उससे रस बनता है। उस रस को रंग करके रक्त का रूप प्रदान किया जाता है। ये जो करता है वो रंजक पित्त है। तेजो रसनाम सर्वेशाम मनुजानाम विद्युच्यतई पित्तोष्मण सरागेण रसो रक्तमक्षति। मनुष्य जीव मात्र में जो आहार रस का तेज है, अब सब में देखिए, सब में कोई भी चीज है, कोई भी, हमारे 13 अग्नियां हैं, तो 13 अग्नि क्या है? हमारे सब जो महाभूत है, पंच महाभूत, उनमें अपनी अपनी अग्नि। तो पंच महाभूतों की अग्नि, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, सबकी अग्नि। हमारे इनमें रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इनकी अपनी, उनका तेज, तेज माने गर्मी, तेज माने गर्मी यानी अग्नि। और एक है जठराग्नि। तो 13, 7 5 12 13 अग्नियां होती। तो मनुष्य जीव मात्र में जो आहार रस हमने लिया, उसका तेज है, उसमें सब में अग्नि है। अग्नि तेज कहा गया है, आयुर्वेद में तेज कहा गया, उसको तेज है, यानी अग्नि है, वो तेज है। उस तेज को लिया, और पित्त की उष्मा, ये रंजक पित्त हम मिल गया, दोनों मिल गए। आहार रस का तेज मिला और रंजक पित्त का तेज मिला, इसके जो गर्मी मिली, इस उष्मा के राग से वह रस लाल हो जाता है। ये है मतलब उस पित्त की उष्मा के राग से, यानी ये अनुराग है, और ये इसीलिए लाल को अनुराग का रस, दोनों में वह, और लाल रंग अनुराग का रस है। तो दोनों मिले, और मिल करके इतनी, इसको कहना चाहिए इतनी शिद्दत से मिले कि वो लाल हो गया। वो जो रस था, उसमें जो तेज था, और यहाँ जो उष्मा थी, पित्त की उष्मा, दोनों मिले, और मिलने के बाद वो रक्त तो है वो लाल हो गया। ये अनुराग का प्रतीक है। समस्त मनुष्य में रस का अपना तेज है, उस तेज की और पित्त की उष्मा के रंजन से रस रक्ता प्राप्त होता है। फिर ये क्या है? फिर ये यकृत और प्लीहा में रहता है। अब देखिएगा, ये पुराना दर्शन है, और आधुनिक दर्शन नोट करिएगा, आप लोग इसको समझते जाइए। पित्त यकृत और प्लीहा में रहता है, वो भी कह रहे हैं कि यकृत और प्लीहा में रहता है, आयुर्वेद कह रहा है। उसको रंजक अग्नि की संज्ञा दी गई है, ये रस को रक्त बनाता है। अब क्या होता है? जल, पूरा जल बना, मतलब जो भोजन है, जो भी लिया आपने, जल लिया, वनस्पति लिया, खाद्य पदार्थ लिया, ये सब क्या हुआ? ये अल्टीमेटली रस बना। तो ये जल रूपी रस है, ये यकृत और प्लीहा पहुंचा। इस जो भोजन का रस है, उससे एक रस बना, जो आयुर्वेद का रस है, वो रस बना। वो रस जब यकृत और प्लीहा में, यानी लीवर और स्प्लीन में जब पहुंचा, तो लाल वर्ण, तो लाल रंग का हो गया। अब रस धातु का कुछ अंश रंजक पित्त की सहायता से, अब यही रस धातु जो आई, इसको धातु कहा गया। रस धातु, इसने क्या है? रंजक पित्त से मिला, और रक्त धातु का निर्माण कर दिया इसने। दोनों का रस धातु इधर से आई, और इधर रंजक पित्त आया, दोनों मिले, और उन्होंने रक्त धातु का निर्माण कर दिया। अब मॉडर्न साइंस क्या कहती है? मॉडर्न साइंस कहती है कि जब बच्चा भ्रूणावस्था में है, तो क्या है, वो वहां पर कहते हैं कि उस समय बोन मैरो का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अब बोन मैरो का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो बनेगा कहाँ? तो उसमें भी कहा गया है कि वो यकृत और प्लीहा बनता है, स्प्लीन बनाती है और लीवर बनाती है। वहां पे कहा गया है, मॉडर्न साइंस में कहा गया कि वहां बनाती है। तो यानी
ये थ्योरी और वो थ्योरी दोनों में अंतर कोई नहीं है, वही बात कर रही है। फिर जब जन्म होता है तो बाद में बोन मैरो जब डेवलप हो जाते हैं तो बोन मैरो में वो बोन मैरो बनाए देने लगते हैं। लेकिन लेकिन ऐसा भी नहीं है, इमरजेंसी में, ये मॉडर्न साइंस कहती है, इमरजेंसी में वो जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो स्प्लीन भी बनाती है, और हमारा स्प्लीन भी आरबीसी वगैरह का निर्माण करती है, और हमारा लीवर भी आरबीसी का निर्माण करता है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं। तो वहां जो जन्म के पश्चात रक्त निर्माण का कार्य कहाँ होता है, अस्थियों के लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो होती है, उसमें दो है, रेड बोन मैरो और व्हाइट बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो में इनका निर्माण होता है, परंतु रक्त के निर्माण में वायु तत्व भाग लेते हैं जो रस में है, और इनका अब क्योंकि इसके निर्माण में और भी, रक्त के निर्माण में केवल और भी तत्व होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा अवशोषित होते हैं, वो भी इसमें भाग लेते हैं, केवल उतना नहीं है ना, अन्य अन्य भी है, ग्लोबिन के अलावा भी तमाम जो है जो भाग लेते हैं। अब रक्त का रक्त वर्ण, उसमें अब ये कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण ये रक्त, ये जो लाल होता है, इसको बोलते हैं स्कारलेट रेड। जो रक्त होता है, रक्त का जिसमें ऑक्सीजन होती है, उसको बोलते हैं स्कारलेट रेड कलर। तो वो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग स्कारलेट रेड होता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण में क्या सहायक तत्व क्या है, विटामिन बी12। तो विटामिन बी12, तो नोट कर लीजिएगा इसको, हीमोग्लोबिन के निर्माण में मुख्य सहायक द्रव्य विटामिन बी12 है, लोहा है, आयरन है और प्रोटीन है। अब विटामिन बी कहां से मिलता है? विटामिन बी इसी रूप में, इस रूप में, उसका पूर्ण रूप, मतलब फाइनल रूप नहीं, पूर्ण रूप में वो मिलता है कहां पर? आहार द्रव्य, जो हम लोग भोजन लेते हैं, जो हम लोग जल लेते हैं, जो हम लोग वनस्पतियां लेते हैं, उनमें है, पूर्ण रूप है। और इसको कहा गया है एक्सट्रिंसिक फैक्टर, बाहरी तत्व कहा गया है, बाहरी तत्व कहा गया। ये बाहरी तत्व क्योंकि प्रगति से मिलते हैं तो बाहरी तत्व है। और अब क्या होगा कि जो आंतों की जो वॉल है, उनके द्वारा अब वो जो अवशोषण अल्टीमेटली तो करना है, एसआई को अवशोषण करना है, तो अवशोषण के लिए एक अन्य द्रव्य की आवश्यकता है। और वो द्रव्य कौन, वो बनाता कौन है? वो वहां से उत्पन्न होता है स्टमक। स्टमक की जो वॉल है, उनसे इंट्रिंसिक फैक्टर की उत्पत्ति होती है। उसमें जो HCl वगैरह होता है, उसमें इंट्रिंसिक फैक्टर जो है उत्पत्ति होती है। अगर वो उत्पत्ति हुई तो दोनों जो है जब मिल जाते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों जब मिलते हैं तो क्या होते हैं, यही जाकर के अवशोषित हो जाते हैं, यही अवशोषित हो जाते हैं। अगर मान लीजिए ये जो बाहरी स्टमक वाला जो पार्ट है, अगर रक्त धातु में बाहरी एक्सट्रिंसिक फैक्टर, जो बाहरी जो मिलता है, प्रगति से मिलता है, अगर उसकी अल्पता, वो कम हो, उसकी डिफिशियंसी होगी, तो लाल रक्त कोशिकाओं के परिपक्व नहीं होती। अगर बाहरी वाला, तो इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इसके वो अवशोषित नहीं होंगे, यानी एब्जॉर्ब नहीं किए जाएंगे एसआई द्वारा। और ये जो बाहरी एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, वो मिलता है कहां पर? आपको वनस्पतियों से, इन सबसे मिलता है, बाहरी जो भोजन मिलते हैं। लेकिन यही प्रगति का है कि B12, लौह, प्रोटीन, ये सब है, ये जब दोनों फैक्टर मिलते हैं तब जाकर के आपको, तो अगर एक्सट्रिंसिक फैक्टर कम होगा तो क्या बनेगा? मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रो माने बड़ा, मैक्रोसाइटिक बड़े साइटिक, बड़े आकार तो होंगे, लेकिन उसमें जो मेन तत्व है वो कम होगा। और मेन तत्व क्या है? उसमें हीमोग्लोबिन भी चाहिए, अन्य पदार्थ चाहिए, इनकी कमी होगी। भले आकार में बड़े हों, लेकिन क्यों आकार में बड़े हो गए?
अब आकार आपने मान लीजिए 1 किलोमीटर का एरिया है, उसमें 100 आदमी आ सकते हैं। अब दो, अगर उसमें केवल आप 50 आदमी के हो तो 50 आदमी जो कैलकुलेशन जो लेके चलेंगे 1 किलो मान लीजिए सामान, तो 85 किलो आएगा, और 500 लोग होते तो 500 किलो आता। इसलिए इसको मैक्रोसाइटिक बड़े हो जाते हैं, लेकिन एनीमिया तब भी हो जाता है, ये नाम इसको दिया गया है। रंजक पित्त का वर्ण अग्निकर्म क्या है शरीर में? अब ये क्या है, ये कहते हैं रंजक पित्त अलग तरह से अग्निकर्म है इसका, और अग्निकर्मों के लिए क्या चाहिए हमको? ऑक्सीजन चाहिए। हम लोग कहते हैं भाई बिना ऑक्सीजन ना हो तो कोई भी अग्नि जल नहीं सकती। तो यानी इसका कहते हैं कि इसका डिफरेंट है, क्यों? और सबके लिए तो आपको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन यह रंजक पित्त का अग्निकर्म उसी समय होता है जब ऑक्सीजन कम होती है। तो यानी ऑक्सीजन कम होगी तभी ये काम करेगा। तो कैसे होता है? कारण यह कि बोन मैरो में जो आरबीसी है वो जब बनते हैं तो उसी समय बनते हैं जब आरबीसी का मूवमेंट रुक जाता है। आरबीसी क्या कैरी करते हैं? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? ऑक्सीजन। यानी अगर इनका मूवमेंट कम हो गया, यानी ये कम आ रहे हैं उस जगह पर और निर्माण चल रहा है, तो निर्माण के लिए भूमिका किसकी है? रंजक पित्त की। लेकिन उस समय ऑक्सीजन कम चाहिए, तो अब चूंकि इनका संवहन रुक गया, इनका मूवमेंट रुक गया, तो जब रुक गया तो कम ऑक्सीजन हुई, तो कम ऑक्सीजन उसको वही फैसिलिटी मिल गई और उस समय बन गया। ठीक। अब रोग क्या है? यकृत रोग, पीलिया मतलब पीलिया है, या लीवर के रोग हैं, पीलिया है, जॉन्डिस है, खून की कमी, एनीमिया और रक्त संबंधी विकार। साधक पित्त आ गया दूसरा। साध्यत कार्याणि इत साधकम। शरीर में क्या करता? साध्यत कार्याणि, जो कार्यों कैसे करता है शरीर में, वो साह प्रसन्नता आदि कार्यों को जो सिद्ध करता है वही साधक पित्त है। ये साधक पित्त है। यानी जो आपका उत्साह आ रहा है वो साधक पित्त की वजह से आ रहा है। जो आपको प्रसन्नता, आपको चेहरे के जो प्रसन्नता दिखाई पड़ रही है वो साधक पित्त के कारण है। भय अथवा शूरता, देखिए एक दोनों मनोभाव है, भय और एक शूरता, एक क्रोध और हर्ष, मोह, प्रसन्नता, ये द्वंद्व है ना, द्वंद्वात्मक है। दो तरह के मनोभाव हैं। तो ये क्या है? ये या बैलेंस, अगर ये आपका साधक पित्त बैलेंस है या इम्बैलेंस है, इसी पर निर्भर करता है कि आप उत्साही होंगे कि आप डरपोक होंगे। साधक पित्त ही शूरता, हर्ष, प्रसन्नता आदि मानसिक क्रियाओं का संपादन करता है। तो ये क्या करता है? आपकी जो वीरता है, जो बहादुर जितने लोग हों, साधक पित्त बढ़िया रहा होगा, चाहे राणा प्रताप हो, चाहे जो भी आप बड़े योद्धाओं का नाम लेंगे, वो साधक पित्त की वजह से होगा, क्योंकि उनमें शूरता होगी। यही विकृत होने पर भय, क्रोध, मोह, जिनको मोह बहुत ग्रसित करता है, मोह से ग्रसित करता है, उनके साधक पित्त कमजोर होता है। यत् पित्तम हृदय संस्थितम तस्मिन् साधुको अग्निरिति संज्ञा, सो भी प्रार्थित मनोरथ साधन कुद्रुक्तः माने कृत उक्तः। हृदय में स्थित पित्त ये है, हृदय में जो ये कहाँ निवास करता है? हृदय में। तो हृदय में निवास करता है, तो इसी को साधक पित्त कहा जाता है, क्योंकि यही आपके शरीर में उत्साह, यही पित्त क्या करता है? आपको वांछित मनोरथ, जो आप चाहते हैं उसको साधने वाला है, उसको देने वाला है। क्योंकि अगर आप प्रसन्न हैं, अगर आप भयभीत नहीं होते, अगर आपको बहुत मोह नहीं है, तो आप जीवन में तमाम उन्नतियां कर सकते हैं, उत्कर्ष आप प्राप्त कर सकते हैं। सब मनोरथ सिद्ध करने वाले पित्त को साधक पित्त कहते हैं। शोक, भय, क्रोध, हर्ष आदि मन की भावाजन्य अवस्थाएं हैं, यही तो इमोशंस हैं। इन इमोशंस को ही हमको क्या है? इन इमोशंस को बैलेंस करना चाहिए। बहुत शोक भी नहीं करना चाहिए, बहुत क्रोध भी नहीं करना चाहिए, बहुत भय भी नहीं होना चाहिए। जीवन से क्या डरना, या किसी परिस्थिति से क्या डरना, उसका डर सामना करना। हर्ष वो भी है, अति हर्ष भी ठीक नहीं है। तो यानी मन की ये अवस्थाएं हैं। फिर उन्होंने स्मृति के लिए कहा कि क्या है? हमने स्मृति क्या है? हमने कल्पना, पहले हमने क्या तो देखा और सुना, उसको हमने घटित घटनाओं को याद किया। ये अगर याद रख पा रहे हैं तो ये हमारी स्मृति है। हमने कल्पना द्वारा कोई चीज स्मृति किया था, उसको याद कर लिया कि ये कल्पना में मेरे था,
वो भी स्मरण है। आपने देखा, सुना, और सुनने के बाद किसी ने बताया कि ऐसा हुआ था, आपने इसको अगर याद कर लिया और अपने स्मृति में रख लिया तो वो भी स्मृति है। अब स्मृति आपकी अगर बहुत दृढ़ है तो स्मृति के दृढ़ होने से स्मरण हमेशा याद हो जाएगा कि अरे ये बातें घटना उसमें हुई थी। तो अब स्मृति और धृति, धैर्य और स्मृति दो से कहते हैं बुद्ध। देखिए बुद्ध के सब बुद्धि, स्मृति, धृति, चेतना, ये सब वो एक अहंकार भी उसमें शामिल है। तो स्मृति और धृति, धैर्य माने धैर्य और स्मृति से बुद्धि उत्पन्न होती है। धैर्यशील प्राणी तो होना ही पड़ेगा। धीरे धीरे कोई चीज आती है तो धीरे धीरे आपको ज्ञान आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, धैर्य धारण करिए, सब आएगा। मन में विचार उत्पन्न हो और स्थिर रहे। कोई विचार आया और ग्रहण कर लिया आपने और उसको वो स्थिर भी रह रहा है आपके शरीर में, इसे बुद्धि कहेंगे। तो इंटेलिजेंस, रीजनिंग और ये एनालिसिस, ये सब बुद्धि के पर्याय हैं। ये सब मेधा, अभिमान, ये सब बुद्धि और अभिमान भी, देखिए अहंकार भी इसी साधक पित्त से नियंत्रित होते हैं। ये समस्त कर्म मन द्वारा संपन्न होते हैं। मन ही तो कराता है, आत्मा से आदेश लेकर के मन कराता है। मन ही बुद्धि को अच्छे और बुरे की क्षमता प्रदान करता है। मन ही कहता है, क्योंकि मन के अंदर ही जो अहंकार भाव है उसके बुद्धि आती है, तो बुद्धि आने पर अच्छे बुरे की क्षमता आपको मिलती है। विवेक, नीर क्षीर विवेक इसको कहते हैं। तो मन का साधन स्थान कहाँ है? इस सिर और तालू के मध्य। तालू तालू आपके ऊपर हो गई और सिर, इनके बीच में मस्तिष्क है हमारा, यहाँ पर कहा गया है। हृदय को, अब देखिए दूसरा एनालिसिस मतलब क्या है। हृदय को चेतना का स्थान, ये माना जाता है कि हृदय में चेतना रहती है। चाइनीज ने कहा कि हृदय में मन रहता है, कोई एक ही बात कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं जहां मन रहेगा वहीं आत्मा रहेगी। तो हृदय को चेतना का स्थान माना गया है। साधक पित्त हृदय में रहता है और मन का कार्य क्षेत्र है। मन यही, भाई मन कह रहे हैं, मन भी हृदय में रहता है। तो मन जो है वो मन का कार्य क्षेत्र हृदय है, और मस्तिष्क, हृदय और मस्तिष्क भी उसका है, दोनों। यानी मन, हृदय और मस्तिष्क दोनों को उसका कार्य क्षेत्र है। यानी दोनों जगह वो अपना कर्म करता है, दोनों जगह कर्मशील होता है, कार्यशील होता है। मन के कर्मों के लिए आवश्यक है हृदय। अगर मन कैसे एक्टिव होगा? अगर आप रक्त आपूर्ति हृदय से ठीक होती रहे, मस्तिष्क में बिल्कुल ब्लड सप्लाई होती रहे तो ठीक रहेगा। तो नीचे से क्या आता है? हृदय नीचे है, मस्तिष्क ऊपर है। तो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स उसको एक ले जाना है और वहां पहुंचाना है। अगर मान लीजिए बहुत धीमी गति हो तो मस्तिष्क को पोषण नहीं मिलेगा, उसके सेल्स को पोषण नहीं मिलेगा। और अगर बहुत तेज हो तो अंदर जो वेन्स वगैरह है, आर्टरी से फट सकती हैं। तो ये थोड़ा सा है। तो ये कोशिकाएं, जो ब्रेन की कोशिकाएं हैं, इनको ऑक्सीजन चाहिए, इनको भी हीमोग्लोबिन चाहिए, तभी तो हम ऑक्सीजन करेंगे तो उनको पोषण मिलेगा। और साधक पित्त का कर्म क्षेत्र क्या है? मस्तिष्क, उसका भी कर्म क्षेत्र मस्तिष्क है। हृदय भी, क्योंकि हृदय भी बहुत भाग लेता है, तो हृदय, साधक पित्त और मन दोनों साथ हो गए ना। साधक पित्त का भी कर्म क्षेत्र मस्तिष्क है और मन का कार्य क्षेत्र भी मस्तिष्क है। तो हृदय भी, चूंकि हृदय में मस्तिष्क में की भूमिका में हृदय की भूमिका है, हृदय ही मस्तिष्क को ठीक सप्लाई करता है, ब्लड सप्लाई करता है। तो यानी हृदय और दोनों के बीच जो बैलेंस होना चाहिए मस्तिष्क में। और साधक पित्त का कर्म क्षेत्र भी मस्तिष्क है और मन का भी कार्य क्षेत्र मस्तिष्क है। इसलिए ये जो है मस्तिष्क, हृदय, ये सब अपने कार्यों के लिए एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। कैसे? असंतुलन क्या होगा? हृदय का अटैक हो जाएगा और निर्णय होगा, आप निर्णय नहीं ले पाएंगे क्योंकि ब्लड सप्लाई ठीक से हो नहीं रही है। मनोभाव विकृत हो जाएंगे। मनोभावों का नियंत्रक है हृदय। आलोचक पित्त क्या है? आलोचित दर्शित रूपम इत आलोचकम, क्या करता है? आलोचित माने आलोचना, देखना। आलोचना माने आलोचना करना नहीं, आलोचना माने देखना। आलोचित दर्शित रूपम इत आलोचकम, जो नेत्रों में स्थित रहता है और रूपों को देखने में सहायक होता है। कोई भी व्यक्ति हो,
रूप माने कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जिसको देखना है, उसको देखने में सहायक होता है, वो आलोचक पित्त है। देखना क्या है, अगर बहुत बढ़िया देख रहे हैं तो आपको ये आलोचक पित्त बैलेंस होना चाहिए, और अगर आलोचक पित्त बैलेंस नहीं है तो दृष्टि दोष आएगा। ठीक है, नेत्रों में रहकर रूप का दर्शन कराने वाले पित्त को आलोचक पित्त कहते हैं। अब आलोचक पित्त दो तरह के हो गए, एक चक्षु वैषयिक मन नेत्रों के माध्यम, एक बुद्धि। अब चक्षु में और बुद्धि में समझ लीजिए, नेत्रों में रहेगा तो वो क्या करेगा, नेत्र क्या करते हैं, दो चीजें चल रही हैं, जान जाते हैं कि ये दो चीजें चल रही हैं, दो चीजें में अंतर कर लेते हैं, ये गधा है, ये कुत्ता है, ये घोड़ा है, हाथी है, ये व्यक्ति है, ये मनुष्य है, ये नारी है, पुरुष है, सब बताते हैं, ये वाले करते हैं, ये मूवमेंट कर रही है, ये स्थिर है, ये सब करता है। तो ये सब जो है चक्षु वैशेषिक करता है। मनुष्य भी सब होता है, कोई आकार का है, वर्ण का है, ये सब देखना कि भाई गोरा है, काला है, श्यामल है, ये जो सारा बोलता है, ये अंतर का ज्ञान कराता है चक्षु वैशेषिक। कैसे कराता है, मॉडर्न साइंस के हिसाब से बता रहे हैं ये। अब जो हर के लिए हमारे ज्ञानेंद्रियां, हम लोग तो ज्ञानेंद्रियों से काम करते हैं, हम कहते हैं ज्ञानेंद्रियां है आयुर्वेद में। अब ये क्या कर रहे हैं, मॉडर्न साइंस क्या कहती है कि ऑप्टिक नर्व हमारे यहाँ पर पीछे की तरफ ऑसिपिटल लोब में ऑप्टिक नर्व है, यहाँ से जाती है और उसको यहाँ से मेन को ब्रेन को सूचना जाए। तो ऑप्टिक नर्व के अंतिम सिरे नेत्र गोलक की भीतरी दीवार पर फैले रहते हैं। ऑप्टिक नर्व के अंतिम सिरे, जो ऑप्टिक नर्व है वो हमारी उसके अंतिम सिरे गोलक की भीतरी दीवार फैले रहते हैं। इन सिरों पर नीचे वाले में पीछे की तरफ उस पर दीवार में फैले रहते हैं, ये इतना समझ लीजिए। अब यहीं पर दो कंसेप्ट है, दो चीजें होती हैं, एक होती है कोन्स और एक होता है रॉड्स। अब कोन्स क्या है, हम लोग क्या कहते हैं रॉड, हम लोग जब रात होती है तो हम लोग रॉड बोलते हैं कि रॉड जला दो, रॉड माने बिजली का रॉड जला दो, तो रॉड्स माने हुआ रात के लिए, तो हमेशा समझ लीजिए रॉड हमेशा रात के लिए है, और कोन्स दिन के लिए हो गया मान लीजिए। अब दिन में क्या होता है, दिन में अधिक सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो हम लोग अधिक बढ़िया देख पाते हैं, रात में कम देख पाते हैं, अगर रॉड न जले तो कम होगा। तो अब जो प्रकाश की किरण आंखों में पड़ी, लेंस में गई, अंदर से वो पीछे रेटिना में चली गई, रेटिना में जब गई वहीं पर ये सब है, हमारी ऑप्टिक नर्व वगैरह है। अब इन्होंने क्या वहीं फैले हुए हैं। अब जैसे ही ये प्रकाश किरण हुई तो ये फोटोकेमिकल की वजह से भू रासायनिक परिवर्तन होता है, तो कुछ केमिकल्स उसमें निकलते हैं और उन केमिकल्स से आपको स्टिमुलेशन होता है, और वो स्टिमुलेशन इंपल्स जनरेट करती है, और वो मस्तिष्क का जो सेंटर है 17-18 क्या है जो भी होगा, 17 मुझे लगता है कोई नंबर है, एरिया है 17-18-19, तो ये 17-18-19 एरिया ब्रेन का एरिया है, वहां पर जाकर के ये स्टिमुलेट करता है, मैसेज भेजता है। और हम लोग कह रहे हैं, जानते हैं ना कि सेंसरी नर्व जाएंगी मैसेज देंगी तो वो वहां पर समझ में आ जाएगा क्या चीज है। तो ये इन्हीं शंकु और रॉड्स की सहायता से, अगर दिन में है तो अधिक कोन्स एक्टिव होंगे तो आपको अधिक स्पष्ट चीजें दिखेंगी, और अगर रॉड देख रहे हैं तो रॉड्स होंगे तब आपको चीज दिख पाएंगी, और कम दिखेगी, बहुत मतलब इनकी क्षमता कम होती है तो कम दिखेगी। अगर बिल्कुल रात हो जाएगी तो रॉड्स होंगे तो बहुत कम आपको दिखेगा, बिल्कुल अगर प्रकाश ना हो तो नहीं दिखेगा। तो इनमें से किसी को भी विकृति उत्पन्न होने पर ये ज्ञान हमारा प्रभावित होता है। बुद्धि क्या है, बुद्धि अगर वैशेषिक आलोचक वित्त है तो क्या होती है बुद्धि, यानी आप एक शब्द बोलते हैं, एक सेंटेंस बोलते हैं, उसमें निहित कोई अर्थ है, जो शब्दों में तो अपनी पूरी नहीं, शब्दों के जो अंदर निहित अर्थ है, यानी जो भाव है उसका, उसी भाव
उसी भाव में ही तो छिपा हुआ है क्या, वही तो ऊर्जा है। ये तो आपका, जैसे हम लोग के स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करते हैं, तो उसी तरह हम लोग कहते हैं कि भाई ये तो केवल स्ट्रक्चर है, कोई बनाया शब्द बनाया, और लेकिन शब्दों में जो निहित अर्थ है वही पराभौतिक रूप में उसका ऊर्जा है, वही ऊर्जा है ज्ञान। तो उस ऊर्जा को हम ग्रहण करने, उस ऊर्जा में उसके में शब्द में निहित अर्थ को हम लोग समझ जाते हैं। ये हमारी बुद्धि वैशेषिक आलोचक की वजह से होता है। अगर ये नहीं है, अगर ये कमजोर है, तो यानी हम समझ नहीं पाते जल्दी। अब भूतकाल की स्मृतियों के आधार पर जो हम लोग भविष्य में इच्छा करते हैं, प्लानिंग करते हैं, वो सब उसी में है। विचार और कार्य में तारतम्य स्थापित कर विचार करते हैं और तारतम्य स्थापित, ये सब बुद्धि वैशेषिक के लक्षण है। अब इसको उन्होंने बताया मॉडर्न साइंस में क्या कहता है, इसका क्षेत्र क्या है, मस्तिष्क के कपाल में जो हमारा है ब्रेन में, उसमें कैवर्नस साइनस एक है। तो कैवर्नस साइनस है जो सभी ज्ञानेंद्रियों का केंद्र है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कैवर्नस साइनस। और हमारे कैवर्नस साइनस का बहुत बढ़िया पॉइंट है SVP3, SVP3, ठीक है, वो यहीं पर मिलेगा आंखों के पास। तो जो सभी ज्ञानेंद्रियों का केंद्र, इस क्षेत्र में नेत्र आदि आने वाले रक्त, इसमें क्या है, एक तो जब भी इस तरह के होगा तो क्या होगा, एक तो धमनी होगी, आर्टरी होगी, वेन्स होंगी, और साथ साथ वो तंत्रिकाएं भी होंगी, यानी नर्व्स भी होंगी। तो ये होती हैं, इनके समीप भी साइको, कह रहे मन का प्रेरक, साइको मोटर और साइको सेंसरी, दो इस क्षेत्र में जहां पर यहीं पर है, वहां पर साइको दो तरह के क्षेत्र हैं। साइको सेंसरी हमेशा समझ लीजिए, साइको सेंसरी का मतलब हुआ कि कोई भी जो संवेदी, सेंसरी माने संवेदी, आने वाली, वो आती हैं तो वो इसको प्रभावित करती हैं। सारी आई और उन्होंने बता दिया कि ये चीज है, हमने देखा है, ये देखा, जो भी है, पांचों, आंख, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, इन सब ने बताया जो साइको। और उसी के बगल में हमेशा सेंसरी जहां पर होता है, उसी के आसपास कहीं पर आपको मोटर मिलेगा। बीच में एक एसोसिएशन एरिया हो, जैसे आप देखें किसी अधिकारी के यहाँ जाइए ऑफिस में, तो एक बाहर कोई आपको रिसेप्शन होगा, फिर बीच में एक जगह होगी वेटिंग होगा, और फिर एक कोई मेन ऑफिस होगा। तो यानी ये वेटिंग वाला जो एरिया, वेटिंग माने यहीं पर काम कुछ, यहाँ पर हो सकता है 3-4 क्लर्क बैठे हो, आपको सब बातें सुन रहे हो कि आपने एप्लीकेशन दिया, और आप पहले वाले क्यों रिसेप्शन किया, कहा कि जाइए, और दूसरी जगह आपको स्टाफ बैठा हुआ है, उसने आपको सब एनालिसिस किया कि भाई आपकी एप्लीकेशन है, आपने ये परसों दिया था और आपने दिया, इसमें ये किया, ये सब इंफॉर्मेशन लेके उसने दे दिया वहां, तो वहां से आदेश हो गया। तो वैसे ही साइको सेंसरी क्षेत्र आए होगा, उसी के आसपास कहीं एसोसिएशन एरिया होगा जो एसोसिएट करेगा, और तीसरा होगा आपका मोटर एरिया जो आपको अब आदेश देगा, ठीक है। इनमें रोग क्या होंगे, आंख के रोग होंगे, दस्त दोष होगा, विचार शक्ति की कमी होगी, विभेद शक्ति, भेद नहीं कर पाएंगे दोनों में, विचार शक्ति, बुद्धि वैशेषिक वाला। भ्राजक पित्त क्या है, भ्राजित प्रकाशित वर्णम, वर्ण को भ्राजित करता है, प्रकाशित करता है, भ्राजित वर्ण को प्रकाशित वर्णम इत भ्राजकम, जो त्वचा को आपके स्निग्ध बनाता है, प्रकाशित करता है, बढ़िया बनाता है, वो शरीर का तापक्रम संतुलित रखना और शरीर के त्वचा को सुंदर और कुरूप बनाना, यही भ्राजक पित्त कार्य है। बैलेंस फॉर्म में है सुंदर, बैलेंस फॉर्म में नहीं है असुंदर। त्वचा में रहकर शरीर की प्रभा को प्रकाशित करने वाले पित्त को भ्राजक पित्त कहते हैं। आप वर्ण से मत समझिएगा, काला और गोरा से, इससे नहीं, सुंदर स्किन, सुंदर स्किन की बात कर रहे हैं, सुंदर स्किन की बात कर रहे हैं, तो वहां पर स्किन आपके सुंदर स्किन जो होती है वो उसकी वजह से होती है। अब त्वचा के अतिरिक्त शरीर के, अब देखिए ये बता रहे हैं चीजें मॉडर्न साइंस में, कि त्वचा में रहकर शरीर की प्रभा को प्रकाशित करने वाले पित्त को भ्राजक पित्त कहते हैं। त्वचा के अतिरिक्त शरीर के अन्य अंगों में, अब
हर शरीर में हर जगह क्या होता है, शरीर के सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसमें जितनी अगर उसने अधिक फंक्शन किया तो वहां अधिक ऊष्मा आती है, वहां अधिक एनर्जी चाहिए। हार्ट ने अधिक फंक्शन किया तो हार्ट को अधिक एनर्जी चाहिए, हार्ट को अधिक ब्लड सप्लाई चाहिए। लंग्स ने अधिक एक्टिंग किया तो लंग्स को अधिक एनर्जी चाहिए। उसी तरह हर जगह स्टमक में अधिक एक्टिव हुआ तो उसमें आपको उसे एनर्जी अधिक चाहिए। जब शांत है, कोई खाना नहीं खा रहे हैं, तो आपको एनर्जी कम चाहिए उस स्टमक को। लेकिन ये सब तो अपना होता है कि हर अंग की अपनी प्रॉब्लम है कि जब भी कभी उनमें आवश्यकता पड़ेगी तो वो ऊर्जा वहां बढ़ जाएगी, उसको अधिक ऊष्मा वहां बढ़ेगी आवश्यकता अनुसार। लेकिन शरीर की त्वचा ऐसा भाग है जहां ये नियम लागू नहीं। वो क्या है, वो जो आपके पूरे शरीर में गर्मी है उसको देख करके वो निर्णय लेता है कि हमको ये गर्मी बाहर निकालनी है कि नहीं निकालनी। अगर शरीर बहुत गर्म, अंदर का शरीर बहुत गर्म हो गया तो उसको बाहर गर्मी निकालनी है, तो वो बाहर गर्मी जो निकालता है ये त्वचा काम है। तो त्वचा में ऊष्मा का नियंत्रण और रक्त परिसंचरण का नियंत्रण मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो टेम्परेचर का रेगुलेशन करता है। देखता है कि बहुत अधिक वो है, अगर देखा कि आप बहुत गर्मी हो गई तो उसने क्या किया, ऊष्मा के वृद्धि हो जाने पर अधिक कार्यशील हो जाता है और त्वचा का रक्त संचरण पूरा बढ़ जाएगा। और इसीलिए अधिक ऊष्मा का त्वचा अधिक ऊष्मा का त्वचा द्वारा शरीर से निष्कासन होने लगेगा। ठीक है। तीव्र ज्वर में त्वचा की लालिमा का यही कारण है, वहां कैपिलरीज जो है बहुत तेजी आ जाएंगी। अभी कह रहे हैं 3 तरह का हुआ, 60% रेडिएशन द्वारा होता है और 15% संवहन कन्वेक्शन द्वारा होता है और 25% स्वेद के रूप में त्वचा से निकलता है या जल वाष्प फेफड़ों से निकल। 2 ही तरह है, 25% त्वचा से और फेफड़ों से। अब ये विकिरण क्या है, सूर्य के जैसे रोशनी आती है, जैसे एक तरीका क्या है, हम बैठे हुए हैं, हमको एक चीज किताब क्लास में सामने 20 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, हमको कोई किताब भेजनी है, तो एक तरीका क्या है कि हम सबको लाएं, सबको बुलाएं और एक स्टूडेंट आए और हमसे ले जाए, दूसरा आए हमसे ले जाए, तीसरा आए हमसे ले जाए। ये दिस इज नोन एज कन्वेक्शन सिस्टम। कन्वेक्शन जो लिखा हुआ है 15% सब। दूसरा क्या है, मैं एक स्टूडेंट को दूं, वो अपने बगल वाले को दे दो, फिर बगल वाला बगल वाले को, फिर उसके बगल में करते करते अंत तक पहुंच जाए। दिस इज कन्वेक्शन सिस्टम। तीसरा क्या है, मैं इस किताब को यूं फेंक दूं और सीधे वो पीछे पहुंच जाए। दिस इज सेड टू बी रेडिएशन सिस्टम। 3 सिस्टम हुए, तो रेडिएशन और कन्वेक्शन द्वारा होता है और 25% आपका त्वचा से निकल जाता है, या तो त्वचा से निकलता है या फेफड़ों से निकल जाता है। तो यानी शरीर की ऊष्मा को उचित मात्रा में बनाए रखने में त्वचा का प्रमुख योगदान है। अब अगर ये स्वेट का परसेंटेज 25% से अधिक हो गया तो अधिक पसीना आएगा, तो यानी बीमारी। फेफड़े क्या होंगे, अधिक क्रियाशील होने के कारण रक्त का, भाई अब अधिक पसीना आ रहा है तो फेफड़े अधिक क्रियाशील होंगे क्योंकि अधिक उनको ऊर्जा मिल रही है, रक्त का संचरण प्रभावित होने लगेगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक होगी, मेटाबॉलिज्म आपका प्रभावित होगा और शरीर के त्वचा का पिगमेंटेशन प्रभावित होगा। तो जैसे पिगमेंटेशन प्रभावित होगा तो पिगमेंटेशन की वजह से स्थानीय लोकल पॉइंट्स आने लगेंगे, इसे ल्यूकोडर्मा कहा जाता है। इस पित्त के असंतुलन के कारण ही त्वचा संबंधी अनेक रोग होते हैं। ये नाम वही है, एक्जिमा, सोरायसिस, रिंगवर्म। ये अब इन्होंने कहा कि आधुनिक स्तर पर वर्गीकरण के अनुसार त्वचा का सबसे भीतरी स्तर, एपिडर्मिस माने जो बाहरी वाली है, उसका सबसे भीतरी स्तर वर्णक स्तर, ये मैलफिजियन लेयर है। तो सबसे भीतर में क्या होता है, भीतर क्या, मुझे तो 3rd वाले में है, सबसे भीतरी नहीं होगा, एपिडर्मिस का 3rd वाला शायद है। इसमें पिगमेंट्स होते हैं, देख लीजिएगा, वो त्वचा वाले में पढ़ेंगे हम लोग।
वहां मिलेगा। इसमें पिगमेंट्स होते हैं, जो बीएचबी में पढ़ेंगे वहां पालोगे। तो सबसे भीतरी वर्णक तो नहीं हो सकता, हो सकता है कि थर्ड लेयर हो, 5 लेयर होती है उसकी, तो 5 लेयर में शायद ऊपर से तीसरी लेयर होगी, ऊपर से तीसरी लेयर, तो ये पिगमेंट्स होते हैं। तो ये मेलेनिन है, इस मेलेनिन का रंग काला होता है। तो अब जितना मेलेनिन होगा उतना आपका रंग काला होगा, जितना मेलेनिन कम होगा उतना आपका श्याम गौर होगा, है ना। तो सूर्य प्रकाश इसकी उत्पत्ति में सहायक होता है। तो गर्म देश वाले अधिक श्यामल रंग के होते हैं, और उनका रंग, और जो ये त्वचा का रंग श्वेत हो जाता है, तो भारत में अब वो अगर जहाँ मिक्स हो गया तो वहां सूर्यमुखी कहते हैं इसको। तो मेलेनिन की उत्पत्ति जाति और देश पर निर्भर होती है। जहां पर आपको गर्मी अधिक पड़ती है, सूरज अधिक है, वहां मेलेनिन अधिक होगा और वहां रंग काला होगा। जहां मेलेनिन कम होगा वहां गोरा होगा। क्या संतुलन है? मुहासे, फोड़े, खारिज, एक्जिमा, छाले, सोराइसिस और सब कोई भी त्वचा के रोग। पाचक क्या है? पाचक प्रतिक्रिया पाचयति आहारम इति पाचकम, या इसका श्लोक वही, उसको कह सकते पचति आहारम इति पाचकम, दोनों वही है ना। पाचयति, जो आहार को पचाता है वो पाचक पित्त है। कहाँ है स्थान? अग्न्याशय। अग्न्याशय माने पैंक्रियाज। ये अग्नि रूप और तिल पर मित्र, मतलब छोटा बहुत अग्नि रूप है। पचाना पाचक पित्त का कर्म है। अब ये अगर बैलेंस फॉर्म में हो तो आहार का पाचन करेगा और बढ़िया सार भाग को और मल भाग को निकाल देगा। अगर ये बैलेंस फॉर्म में नहीं होगा तो आहार का पाचन उचित प्रकार से नहीं होगा। अब ये नहीं पाचन कर पा रहा तो और धातु प्रभावित हो गए, रस से रक्त खराब बनेगा, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, तो यानी ये सब, और शुक्र से फिर आगे आगे उत्पत्ति। तो ये सब चीजें प्रभावित हो जाएंगी, दूसरे चारों पित्तों के कर्मों में विकृति आ जाएगी, और ये चारों पित्त प्रभावित हो जाएंगे। इसके विकृति से चारों पित्त प्रभावित, राजक वाजक सब पर प्रभावित हो गए। उधर आपका, तो यानी इसकी वजह से श्यामलता भी आ सकती है इनके हिसाब से, क्योंकि प्रभावित वो भी तो होगा, प्रभावित होगा तो कुछ परिवर्तन होगा, तो उसमें कोई विसंगति आ सकती है, और इससे सारे धातुएं प्रभावित हो जाएंगी। तो इस जैसे हर सेल्स डैमेज होते रहते हैं, सेल्स बने रहते हैं। तो जो सेल्स बनेंगे वो तो हम कहाँ जो भोजन प्राप्त करेंगे उसी से तो बनेंगे। और यही आहार हमारा जो है ठीक नहीं है, तो आहार रस ठीक नहीं होगा, आहार रस ठीक नहीं होगा तो आप रक्त जो बना है वो ठीक नहीं होगा, रक्त बना है तो वो मांस, वो मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र कोई अच्छा नहीं होगा। इसलिए ये पाचन इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि हितकर और समुचित मात्रा में उचित काल में जो आप भोजन ग्रहण करते हो वही बढ़िया अन्न रस में परिवर्तित होता है। ठीक है। तो इस अगर ये पाचक अग्नि आपकी कमजोर है, बैलेंस फॉर्म नहीं है, तो विकृत रस का निर्माण होगा और समस्त शारीरिक धातुएं आपको धीरे धीरे विकृत होने लगेगी। तो क्या होगा? आयु, बल, वर्ण, उत्साह, कांति, ओज, तेज और प्राण आपकी प्रभावित होगी, सारी शरीर प्रभावित। आगे समाप्त हो, मनुष्य नहीं रहता है, तो इसको स्वस्थ जीवन का मूल कहते हैं। क्या संतुलन है? अल्सर, हृदय में जलन, अपच, बुरी आदतें, अत्यधिक इच्छाएं। बुरी आदतें क्यों कहा? उसने कहा सारी चीज प्रभावित होती है, सारे पाचक, सारे पित्त प्रभावित होंगे, सारे रस धातुएं प्रभावित होंगी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सारी चीजें अगर प्रभावित है तो बुरी आदतें अपने आप ही आएंगे। मन भी तो उसी में है, कंट्रोलिंग। अत्यधिक इच्छाएं, कीटाणुओं का नाश, पाचक नली विष द्रव्यों का नाश। अब ये उनके अलग अलग स्थानों का वर्णन दिया गया है जहां पर ये है। यहाँ पर वही चीजें हैं कि कैसे उसी का सारांश दिया हुआ है। पित्त दोष के सार है अग्नि, जल, तत्व। तो अगर अब प्रभावित कौन है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है इसमें? अग्नि में, जल में अग्नि। तो अगर कभी पित्त को
आपको पित्त को शांत करना हो तो 3-4 से डेट, अगर पित्त को अकेले पित्त में ही शांत करना हो तो 3-4 में से कौन शक्तिशाली है? 3 नंबर। तो 3 नंबर सुडेट कर दीजिए, 4 नंबर टोन कर दीजिए, तो आपको आपकी बीमारी काफी कुछ ठीक हो जाएगी। और अगर आपको एज ए होल पित्त को कम करना तो 3-4 को सुडेट करेंगे, तो या तो 1-2 को टोन करिए या 5-6 को, आवश्यकता अनुसार 3-4 को आप अगर सुडेट कर रहे हैं तो 5-6 को, या 4-5 3 5-6 3-4 को करेंगे तो 5-6 को टोन करेंगे या 1-2 को टोन कर देंगे। तो इससे इस तरह हम लोग का ट्रीटमेंट का सिस्टम बन जाएगा। कफ गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिछला शेषमण पश्चिमम यान्ति विपरीत गुणा। लक्षण क्या है? गुरु है, शीत है, मृदु है, स्निग्ध है, मधुर, स्थिर और पिछिल, ये श्लेष्म कफ के गुण है। मीठा, मधुर माने मीठा, मृदु माने मीठा, मधुर माने मीठा। विपरीत गुणों के द्वारा कफ के पूर्वोक्त गुण शांत होते हैं। अब देखिए क्या है, शरीर में ये श्लेष्मा कहा गया, उसमें कफ के अंतर्गत सोम माने जल वाले अंश ही कुपित होकर अशुभ और अकुपित प्रकृतिस्थ रहकर शुभ कर्मों करता है। तो दृढ़ता, शिथिलता, पुष्टि, कृशता, उत्साह, आलस्य, वृषता, क्लीवता, सब जो बैलेंस द्वंद्वात्मक जो आपके मनोभाव है, इन्हीं की वजह से पैदा होती है। अगर बैलेंस है तो सब अच्छे गुण, अगर बैलेंस फॉर्म में नहीं है तो सब खराब गुण। कफ दोष, कफ के स्थान क्या है? वक्ष है, कंठ है, संधिया जॉइंट्स है, ब्रेन है, हेड है, पैंक्रियाज है, स्टमक है, प्लाज्मा है, नोज है, टंग है, फैट है। अब क्या गुण है देखिए, भारी, शीत, मृदु, स्टेबिलिटी, स्निग्धता, ये इसके गुण है। और मधुर है लवण, साल्टिंग कोई होगा भोजन तो ये लवण, साल्ट वाला रासायनिक इसके गुण है। मानसिक तमोगुण है। तो देखिए ये कहा इन्होंने बताया, देखिए कि शरीर के अंदर होने वाली क्रिया का प्रत्येक क्रिया का जनक कौन है? जनक, इनिशिएटर कौन है? कोई क्रिया हो रही है तो इनका है वात है, तो वात जो है इनिशिएट करता है, और वो क्या है? नर्वस सिस्टम, हार्मोनल फंक्शन। नर्वस सिस्टम हमारा जो है वो वात है। पित्त क्या है? कैटेबलिज्म द्वारा, पित्त का काम कैटेबलिज्म है। तो शरीर के धातुओं के निर्माण के लिए मूल द्रव्यों की उत्पत्ति करता है, ब्रेक करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। फिर इन मूल द्रव्यों से कफ क्या करता है? एनाबोलिज्म करता है। इसको कैटाबोलिज्म कहा गया है। तो कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म का इसको मेटाबोलिज्म कहा गया है। दोनों मिलकर के एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म मिलकर के मेटाबोलिज्म। तो मेटाबोलिज्म के लिए जो एनाबोलिज्म काम है वो कफ करता है, तो नवीन धातुओं की उत्पत्ति करता है और आपको पहले की धातुओं की क्षतिपूर्ति काम करता है। इसलिए कफ के भौतिक गुण वात के गुणों से, गत्यात्मक गुणों से विपरीत होते हैं। वो जो काम करता है उसका जस्ट उल्टा करता है। वात और कफ दोनों में समानता क्या है? कि दोनों कार्य अग्निकर्म से भिन्न है। क्यों? दोनों में शीत गुण समान है, दोनों ठंडे हैं, अग्नि केवल गर्म है। तो यानी अब कफ को भी आप करना हो तो कफ को सेडेट करने के लिए आपको या तो वात टोन करना पड़ेगा, और या आपको अग्नि को, वो कफ पित्त को टोन करना पड़ेगा। कफ के सामान्य क्या कार्य है? स्निग्धता, रुक्षता, रुक्ष नहीं है, स्निग्ध है, तेली टाइप की होती है। संधि बंधनों का ठीक होना, जो आपके जॉइंट्स हैं वो ठीक होते हैं, बस आप चलने में परेशानी नहीं हो। स्थिरता, जहां पर जो स्थिर होनी चाहिए वो स्थिर है। गुरुता, भारीपन, शरीर में जो भारीपन है वो। मैथुन में समर्थ होना, ये भी उसका गुण है। शारीरिक बल का बना रहना, सहन शक्ति, धैर्य और लोभ का अभाव, ये सभी संभाव जो बैलेंस फॉर्म में अगर होगा तो धैर्य और लोभ का अभाव भी इसी में होगा। शरीर में स्निग्धता, बंध, विभिन्न रचनाओं का परस्पर अनुबंधन,
स्थिरत्व, स्टेबिलिटी, हैवीनेस, वीरवत्ता, बल, क्षमा, धैर्य और निरुपता में अभिकृत करके सामने। और संतुलित बल क्या करता है? शरीर को संतुलित बैलेंस फॉर्म में जो कफ है वो शरीर को बल प्रदान करता है और बल कहलाता है। इसी को ही ये कह रहे हैं कि इसी को भी संतुलित कफ को ही शरीर में ओज कहते हैं। संतुलित कफ को शरीर में ओज कहते हैं और विकृत कफ रोग का कारण है। लेकिन हाँ, ये कारण हो सकता है, लेकिन संतुलित कफ भी मिलकर के शरीर में ओज का निर्माण करते हैं, ये हो सकता है। अब ये हम लोग कालज वाला पढ़ चुके हैं, सहज कालज युक्त, यहां से कुछ नहीं, ये तो हम लोग, अब ये देखो यहां समझिए, शरीर का जलीय भाग शरीर के समस्त धातुओं के क्षयपूर्ति और वृद्धि के लिए आवश्यक द्रव्यों को उपलब्ध कराता है। जल में क्या होता है? मॉडर्न साइंस, जल में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड दो होते हैं, यानी सेल के अंदर और सेल के बाहर जल। तरल जल न कहिए, जल का जलीय भाग माने तरल। तो तरल में क्या होता है? सारे घुलनशील पदार्थ उसमें होते हैं, जो जो भी हम कहते हैं कि हमारे उसमें टॉक्सिन भी होते हैं, ऐसा नहीं है, टॉक्सिन भी होते हैं, लेकिन सारे हमारे जो चीजें अच्छी चीजें हैं जो हमारे न्यूट्रिशन के लिए काम देती है वो उसी में तो होती हैं। तो उस ये अंदर सेल के अंदर बाहर मूवमेंट करते थे, तो पोषक जो ये अंदर बाहर होते हैं इन्हीं पर तो हमारा आश्रित है पूरा। तो इन्हीं पोषक तत्वों से प्रत्येक कोशिका अपने लिए उपयोगी द्रव्यों का संश्लेषण माने दोनों को मिलाती है, बनाती है, उसको बनाना कह सकते हैं हम लोग। तो जितनी भी एनाबॉलिक क्रियाएं होंगी उन सबका कर्ता कफ है, ये क्रिएटर है। अगर ये ठीक ना हो तो सारी चीजें एनाबॉलिज्म हो ही गए नहीं। और कफ अपनी संतुलित क्रियाओं द्वारा शरीर और मानसिक बल को बनाए रखता है, क्योंकि ये ब्रेक किया कैटाबॉलिज्म ने, इन्होंने तुरंत उसको ठीक से अपने ला दिया ताकि हमको उपयोगी पदार्थ क्या बनाना है। और ये डिले और डिजेनरेशन द्वारा तथा संक्रमण से रक्षा करता है। डिले से रक्षा करता है, डिजेनरेशन से रक्षा करता है और इन्फेक्शन से रक्षा करता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बॉडी फ्लूइड्स बनाए रखता है। कफ 5 प्रकार का होता है। कफ 5 प्रकार का होता है: क्लेदक कफ, अवलंबक कफ, बोधक कफ, तर्पक कफ, इसको स्नेहक कफ भी कहते हैं, और श्लेषक कफ। तो ये हम लोग कफ 5 प्रकार के हैं। ये हम लोग, आज तिवारी जी आपका स्वागत है। प्रणाम सर। प्रणाम। यहीं तक रखें क्या? बोलिए हम लोग वो जो ज्वाइन किए हैं। कोई तो है ही नहीं। नहीं है नहीं? और कोई? नहीं, नहीं, हम और आप। अच्छा, अभी तो वो ज्वाइन किया था बबली ने, इनका फोन आ रहा था, उन्होंने क्यों ज्वाइन नहीं किया? बबली तो ज्वाइन करने, बबली ने ज्वाइन किया था। रेखा अग्रवाल नहीं है क्या? पता नहीं, रेखा अग्रवाल आज ज्वाइन नहीं की। वो स्टूडेंट है ना, थर्ड या फोर्थ। हम्म। हाँ जी, आपने ज्वाइन नहीं किया था? हाँ, हेलो हेलो, आपने ज्वाइन नहीं किया क्या? ओके, ठीक है। मोस्टली तो कहाँ पैर में है? अरे हमें तो पैर में है। तो
5 6 1 7 2 2 2 5 2 5 2 5 6 3 1 7 3 और आप लगा राइट वो एंटर बन चुका है लगा राइट में है तो राइट में नीचे से आउट टू करके और नीचे वाले ब्रांच में बात करनी और दाने पर में ना दाने नहीं और जो राइट बैक नहीं तो और जो इसमें आप और तो मेन हाँ बात करें बिल्कुल आएगा आएगा जी जी आएगा आएगा मैं अभी 10 मिनट बात करता हूँ जब क्लास चलेगी तो हम लोग खेमका सर को याद करेंगे और उनकी ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, ज्ञान का अपना ज्ञान बढ़ाएंगे और ज्ञान को ट्रांसफर भी करेंगे, तभी हम लोग जो है खेमका सर के सपनों को पूरा कर पाएंगे। सपने क्या है हमको मालूम है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग भी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग दोबारा आते हैं।